गाजा की जमीन खून से लाल, आसमान मौत के साए में डूबा हुआ है। इजराइल शांति का दावा करता है, लेकिन शर्त है हमास हथियार डाल दे। और जबकि ये शांति के नारे लग रहे हैं, इजरायली जेट्स बेगुनाह मासूमों पर अपनी बर्बर बरसात जारी रखे हुए हैं। सवाल ये है, क्या ये सच में शांति का रास्ता है या गाजा की तबाही का नया सफर? न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। दुनिया की नजरें इस वक्त गाजा में इजराइल के एक्शन पर टिकी है, क्योंकि लगातार इजराइल की आसमानी स्ट्राइक के बीच बेंयामिन नेतन्याहू ने सीज फायर के उस प्रस्ताव का जिक्र कर दिया है जिसका इंतजार इस वक्त दुनिया के कई देशों को है। ये प्रस्ताव स्थायी सीज फायर का, लेकिन खबर है कि इस स्थायी सीज फायर के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने एक बेहद कड़ी शर्त रख दी है। बता दें कि इस शर्त के मुताबिक हमास को पहले हथियार डालने होंगे और गाजा पर हमला कंट्रोल छोड़ना होगा। यानी नेतन्याहू ने भले ही अपनी तरफ से सीज फायर की पहल की है, लेकिन इस पहल में एक बड़ा दाव छिपा है। उस दाव को समझने से पहले नेतन्याहू का वो पूरा बयान हम आपको बताते हैं, जिसमें उन्होंने स्थायी तौर पर युद्ध विराम की बात कही थी। बेंयामिन नेतन्याहू का ये बयान इसलिए भी बेहद खास अहम है क्योंकि उन्होंने ये संदेश वॉशिंगटन से वीडियो के जरिए दिया। साथ ही वीडियो में इस बात की चेतावनी भी जारी की थी। यही नहीं, इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई के लिए जल्द समझौते की बात भी कही। इजराइल वापसी से ठीक पहले उन्होंने न्यूज मैक्स की पत्रकार सुस्टेरेन को दिए इंटरव्यू में कहा, लेकिन सीज फायर की कहानी ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब बेंयामिन नेतन्याहू ने हमास को राक्षस का तमगा दे दिया। यानी शांति के प्रस्ताव के बीच इजराइल न सिर्फ हमास को इन हालात का जिम्मेदार बता रहा है, बल्कि हमास को राक्षस बताकर उसके जड़ से सफाई की प्लानिंग भी कर रहा है। दरअसल इजराइल अपने नागरिक बंधकों की वापसी के लिए हमास के साथ डील करना चाहता है। 60 दिन की इस अस्थायी शांति में पहला कदम बंधकों की रिहाई है। लेकिन क्या बंधकों के नाम पर हो रही ये बातचीत वाकई निष्पक्ष है या फिर ये सिर्फ एक रणनीति है जिससे इजराइल को सैन्य बढ़त मिले और हमास को पूरी तरह कुचला जा सके? गाजा में बंधकों से कहीं ज्यादा संख्या उन मासूमों की है जो हर दिन मारे जा रहे हैं, जिनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। और इन्हीं हालात को समझने के लिए आपको गाजा में जंग की ताजा कहानी को समझना होगा। एक तरफ नेतन्याहू दुनिया के सामने अपना शांति संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ गाजा में इजरायली वायुसेना अपना कहर बरपा रही है। आलम यह हो चुका है, इजराइल के सैन्य अभियान को कई वैश्विक विश्लेषक नरसंहार कह रहे हैं। अस्पताल, स्कूल, राहत केंद्र कुछ भी सुरक्षित नहीं है। बमबारी में मरने वालों में 40% से ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इजराइल कहता है कि वो आतंकियों को मार रहा है, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि शिकार आम लोग हैं। गाजा का हर कोना एक कब्रिस्तान बन गया है। हर सड़क पर अब मातम पसरा है। अस्पतालों के सामने कतारें लगी हुई है। डॉक्टरों की भारी कमी हो चुकी है। दवाइयां और बिजली लगभग नदारद है, खत्म है। जिनके घर थे वे अब टेंट में हैं, और जिनके पास टेंट नहीं वे खुलेआम आसमान तले जीने को मजबूर है। संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि 90% गाजा की आबादी अपने घरों से उजड़ चुकी है। 5 लाख से ज्यादा लोग भुखमरी की कगार पर हैं। बच्चों में कुपोषण की दर 146% तक बढ़ गई है। इस वक्त गाजा में आम लोगों के दर्द की कहानी ये है जिसे शब्दों में बयां करना काफी मुश्किल है। कब्रिस्तान, जहां जिंदगी का आखिरी पड़ाव होता है, वहीं से गाजा में जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये शुरुआत मौत से भी ज्यादा खामोश है, डरावनी और असहाय है। सोचिए, जहां सब कुछ तबाह हो चुका हो, वहां अब गाजा के लोग कब्रों के बीच जी रहे हैं। कहीं एक माँ ने अपने बच्चे के लिए कब्र की मिट्टी पर चादर बिछाई है, कहीं कोई बूढ़ा अपने बेटे की कब्र से सटा सोया है, क्योंकि अब उसके पास कोई और ठिकाना नहीं बचा। बमबारी ने घर छीने और भूख ने शिविरों की जगह भी छीन ली। अब इंसान उस जमीन को ठिकाना बना रहा है जो कभी अपनों के लिए आखिरी नींद का बिस्तर थी। कब्रिस्तान में न तो छत है न दीवारें, बस यादें हैं और खौफ है। रात को आसमान से गिरते धमाके और दिन में जलते सूरज की तपिश, दोनों से कोई राहत नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये लोग यहाँ क्यों हैं? क्योंकि स्कूलों में बम गिर चुके हैं, अस्पतालों में जगह नहीं, शरणार्थी शिविरों में घुटन है और बाकी जगहों पर मौत मंडरा रही है। ऐसे में कब्रिस्तान की एकमात्र सुरक्षित जगह बची है कब्रिस्तान ही। विडंबना देखिए, जिंदगी अब उसी जगह से उम्मीद बांध रही है जहां मौत की कहानियां दफन है।
एक छोटी बच्ची जो अपने पिता की कब्र पर रोज सोती है कहती है, संयुक्त राष्ट्र कहता है कि गाजा की बहुत बड़ी आबादी बेघर हो चुकी है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि इन बेघरों में कितनों ने कब्रों को अपना घर बना लिया है। इस संघर्ष ने न सिर्फ शहर नहीं, आत्माएं उजाड़ दी हैं। अब गाजा में बच्चे खेल नहीं रहे, कब्रों की मिट्टी से गुड़िया बना रहे हैं। माँ लोरियां नहीं गा रही, अपने मरे हुए बच्चों की कब्रों को चूम रही हैं। ये युद्ध की सबसे दर्दनाक तस्वीर है, जहां जिंदा लोग उन पत्थरों की आड़ में सांस ले रहे हैं जिन पर मौत की तारीखें खुदी हैं। यही वजह है कि अगर अब भी यह युद्ध नहीं रुका तो शायद कल कब्रिस्तान में जगह भी कम पड़ जाए और जिंदगी के लिए कोई कोना भी बाकी ना बचे। गाजा में हर दिन दर्जनों ट्रकों में खाना, पानी और दवाइयां भेजी जा रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये राहत ऊंट के मुंह में जीरा है। 4 महीने बाद पहली बार ईंधन गाजा पहुंचा, लेकिन ईंधन अस्पतालों के जनरेटर तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी गाजा में हुई तबाही पर बयान दिया जा रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि युद्ध विराम की बहुत अच्छी संभावना है, लेकिन क्या वाकई अमेरिका, जो इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक है, इस नरसंहार को रोकने में कोई भूमिका निभाना चाहता है? सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि अमेरिका की भूमिका अब तक सिर्फ हथियार और समर्थन तक सीमित रही है। अमेरिका की मदद से इजराइल ने गाजा में कोहराम मचा रखा है, लेकिन इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स नए गाजा का सपना दिखा रहे हैं, सपना जिसकी जड़ में सैकड़ों आम लोगों का कब्रिस्तान दबा होगा। लेकिन जो कुछ इजराइल कह रहा है वो उतना सीधा भी नहीं है। इजराइल चाहता है कि उसके सैनिक दक्षिण गाजा में मौजूद रहें, वहीं हमास और मध्यस्थ देश चाहते हैं कि यह संघर्ष स्थायी रूप से रोका जाए। यही वो टकराव है जिसने दोनों पक्षों के बीच समझौतों को अभी तक कागज से जमीन पर नहीं उतारने दिया है। इजराइल के आंतरिक राजनीतिक दबाव भी बढ़ रहे हैं। कुछ कट्टरपंथी मंत्री इस डील का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि हमास से किसी भी तरह की बातचीत युद्ध को अधूरा छोड़ देना होगा। इन सब के बीच गाजा की आम जनता जो इस युद्ध का सबसे बड़ा शिकार बनी है, एक स्थायी समाधान का हल चाहती है। क्यों भूख से बिलखते बच्चे और बंधकों की रिहाई की मांग, सब कुछ इस उम्मीद में बंधा है कि शायद अब एक नया सूरज उगे। गाजा में तबाही की तस्वीरें अब सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं रह गई हैं, ये आंकड़ों में बदल चुकी हैं। सैटेलाइट इमेज बताती है कि गाजा में लगभग 60,368 भवन पूरी तरह तहस नहस यानी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। 20,050 इमारतों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। स्वास्थ्य साधनों की भी कहानी दर्दनाक है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 59,600 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। लगभग 70% मौतें आवासीय इलाकों में हुई है। अकेले जनवरी 2024 जून 2024 के बीच लगभग 64,260 लोग केवल हिंसा में मारे गए हैं, जो आधिकारिक संख्या से 41% ज्यादा है। स्वास्थ्य सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। बल आधे अस्पताल आंशिक रूप से काम कर रहे हैं। इंसिनेटर और डायलिसिस सुविधाएं बंद है और ईंधन की कमी ने नवजात शिशुओं की देखभाल को असंभव बना दिया है। इसके साथ ही 798 लोग तत्काल राहत केंद्रों के आसपास मर चुके हैं। सवाल वही, जब बमबारी में स्कूल और अस्पताल उड़ाए जा रहे हों तो रोटी और दवाएं किसके काम आएंगी? किसी देश की मदद कब तक चलेगी और क्या इससे ज़मीनी हालात सुधरेंगे? जवाब किसी के पास नहीं। अगर किसी के पास जवाब है भी तो वो है इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू, जो हमास के सरेंडर की शर्त पर स्थायी सीज फायर के लिए राजी होने का दावा कर रहा है। इस वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।